हेलो गाइस एंड वेलकम टू डिफेंस मेनिया। सो एनडीए एग्ज़ाम के लिए बेसिकली एनडीए 2021 एग्ज़ाम के लिए हमने ये नई सीरीज़ को स्टार्ट किया है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था वेदर यू आर एलिजिबल फॉर एनडीए और नॉट। मैंने आपको इन डिटेल सिलेबस को डिस्कस करा था। ठीक है, इन डिटेल को सिलेबस डिस्कस करने के साथ साथ मैंने आपको एनडीए जीके के बारे में बताया था। राइट, एनडीए जीके एग्ज़ाम में ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए थे आई हैव डिस्कस्ड। इस एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे कौन से टॉपिक्स होंगे। बेसिकली मैं इस सीरीज़ में आपको उन टॉपिक्स से वाकिफ़ करा दूंगी और पढ़ा दूंगी कम्प्लीटली अच्छे से, जिससे आप बहुत शॉर्ट टाइम में अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। ठीक है, एनडीए एग्ज़ाम को जानना, किसी भी एग्ज़ाम को अपियर करने से पहले उसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप है जो आपको एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, हमने देखा पॉलिटी से लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर और हर बार आप एनालिसिस से देख सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स कहीं और से नहीं मिल रहे तो आप डिफेंस मेनिया ऐप पे जा सकते हो। बैचेस में आपको एनडीए का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख सकते हो। ठीक है, एनालिसिस कर सकते हो। लगभग 10 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन में हम हर बार देखते हैं फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, तो क्विकली आई विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स, बहुत सिंप्लीफाइड वे में, बहुत अच्छे से, बहुत शांति से, ताकि आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आपको कोई डाउट ना रहे। आपके 1 से 2 मार्क्स तो कंफर्म हो गए हैं इस सेक्शन से। और इसी सीरीज़ में हम सारे सब्जेक्ट्स के फटाफट से क्विकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेंगे, ताकि आपका जो सेक्शनल कट ऑफ है ना, जो कि 2-3 साल से 25% रहा है ना पर पेपर, यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि ज़्यादा विजिबिलिटी आ जाए। ठीक है, दिस इज़ राइट, दिस इज़ गुड। तो वी विल डिस्कस ऑल दैट। तो उसके लिए आपको डिफेंस मेनिया पे सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, और इस पे आप बने रहो ताकि आपकी बहुत हेल्प मिले। स्टार्टिंग फॉर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ व्हाट? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो क्या होते हैं? हमारे नॉर्मल सिटीजन्स के कुछ राइट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एश्योर करता है कि हमारे पास होने ही चाहिए। उनका प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक इसमें होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक ये हमने बेसिकली, इसकी जो इंस्पिरेशन है वो हमने यूएसए से ली है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने ये लिया है। सोर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की जितनी भी चीज़ें होंगी ना वो हम इसी में पढ़ लेंगे, बस आप लास्ट तक देखते रहो। ये क्यों होता है? टू प्रिवेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑथोरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल इन कंट्री। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि किंग जो क्वीन होते हैं या तो मिलिट्री रूल होता है, वो इलॉजिकली, इलीगली अपने सिटीजन्स को बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, अथॉरिटी जमाते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए ही फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सिटीजन्स के होते हैं। आप इसको पूरा पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 12 से इसकी शुरुआत होती है। तो आर्टिकल 12 क्या है? इट डिफाइंस स्टेट। अब आर्टिकल 12 के अंतर्गत लिखा गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्टेट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये तो है ही, लेकिन बहुत बार कंट्री को भी स्टेट के नाम से जाना जाता है। हम ये भी कह सकते हैं इंडियन स्टेट। ठीक है, किसी कंट्री को भी स्टेट के नाम से हम बुला सकते हैं। इवन हम किसी पब्लिक बॉडी या पब्लिक अथॉरिटी को भी स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 12। आर्टिकल 13 की यहाँ पे हम बात करें तो हैं ऑल लॉज आर इनकन्सिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स शॉल बी वॉइड। इसका क्या मतलब हुआ? टेंशन मत लो, यहाँ पे सब सिंपल करके मैं आपको बताऊँगी। इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर पार्लियामेंट ने कोई भी न्यू लॉ पास किया है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो गया तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगेंस्ट में कोई भी लॉ पास होता है तो वो वॉइड कहलाएगा, वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा।
ठीक है, राइट। अब यहाँ पे मेजर 6 पार्ट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के। कौन कौन से? एक तो हो गया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी डिफेंस मेनिया ऐप पे बैचेस में एनडीए का फोल्डर अलग से बना दिया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए ना, आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, यू कैन टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में 4 आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम 14 टू 18। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनडीए के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी पूछा गया है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, कोई भी लॉ से अबव नहीं है, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। नो वन इज़ अबव ऑल। ठीक है, नो वन इज़ अबव ऑल। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का यहाँ पे क्या मतलब हो गया है? इक्वल, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, और लॉ प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऑल इन ऑल आप आर्टिकल 14 को जान सकते हो ऐसे कि हर एक सिटीजन को इक्वल राइट्स है। ठीक है, इक्वल राइट्स है। और रूल ऑफ लॉ वाला कॉन्सेप्ट लाया था किसने? AB डिसाई ने। ठीक है, राइट। आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। चाहे एक सिटीजन कहीं से भी बिलोंग करता हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, मेल हो, फीमेल हो, उसका कहीं भी जन्म हुआ हो, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं होना चाहिए। दिस इज़ आर्टिकल 15। ठीक है, उसी के साथ आर्टिकल 16 क्या कहता है? देखो, इससे ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखो, अभी हम एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग फॉर एनडीए। ठीक है, तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो सबको इक्वल होनी चाहिए। चाहे एक इंसान कहीं से भी बिलोंग करता हो, महाराष्ट्र से करता हो, तमिलनाडु से करता हो, कोई भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स से बिलोंग करता हो, अपॉर्चुनिटी सबको सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, राइट। आर्टिकल 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। इट इज़ एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को हटाया गया है, कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, ओके, ऑल राइट। और डेफिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नॉट गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। आर्टिकल 18 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसमें एक एक्सेप्शन है, और जब भी एक्सेप्शन होता है ना, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी टाइप्स एग्जाम्स की। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब कोई भी अपना टाइटल यूज़ नहीं कर सकता है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? हम मिलिट्री और एजुकेशन के टाइटल्स बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्या एग्जेम्पशन है? एजुकेशन और मिलिट्री को वाले लोग जो टाइटल्स यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। दिस इज़ अंडर आर्टिकल 18। ठीक है, राइट। अब दूसरा पार्ट क्या आ गया हमारे फंडामेंटल राइट्स का? ये आ गया है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम स्टार्ट होता है आर्टिकल 19 से और ख़त्म होता है आर्टिकल 22 पे। ठीक है, आप चाहो तो इसके बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, माइंड मैप बना सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहे, क्योंकि एनडीए के लिए तो देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। आर्टिकल 19 की बात करें तो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स। इसके अंदर 6 राइट्स आते हैं। इसको, इस स्लाइड को कंप्लीट करने के बाद आपको 6 राइट्स है ना, ऐसे याद रह जाएंगे। देखो कैसे। 6 राइट्स कौन से हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो, जैसे कि मीडिया है, हम मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हम एक गेट टुगेदर कर सकते हैं, हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, असेंबली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? विदाउट आर्म्स। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है,
ये कब इंक्लूड हुआ था? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। हम कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, ठीक है, जैसे अमूल ने बनाई है ना, ऐसे हम बना सकते हैं। वी हैव राइट टू फ्रीडम। फिर आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आज आपको कहीं भी जाना है इंडिया में, आपको जम्मू कश्मीर जाना है, आपको हिमाचल जाना है, आपको नॉर्थ ईस्ट में जाना है, आपको साउथ इंडिया में जाना है, तो आपको कोई वीज़ा नहीं लगता, आपको कोई परमिशन नहीं लगती। आप जस्ट अपने किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वेदर वाटर, रोड और एयरलाइन से आप जा सकते हो, ठीक है। यू कैन मूव फ्रीली, ये आपका राइट है। फिर राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी। आज अगर मैं चाहूँ तो मध्य प्रदेश में अपना घर खरीद के रह सकती हूँ, मैं चाहूँ तो छत्तीसगढ़ में रह सकती हूँ, ठीक है। तो मैं कहीं पे भी आई कैन रिसाइड एंड आई कैन सेटल, ठीक है। फिर राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आज आप चाहो तो कोई भी प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। आज आपने आर्म्ड फोर्सेस को अपना एक प्रोफेशन, अपनी एक सर्विस देने के लिए सिलेक्ट किया है, तो ये आपका राइट है। इसके लिए आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि ये तो हमारी डेली की चीज़ें हैं। डेली जो हम एसोसिएशन करते हैं, हमें जो बोलना है, हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हम असेंबली फॉर्म करते हैं, हम कहीं भी अपना जाके सेटल हो सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। आपको समझ आ गया? राइट। आर्टिकल 20 की यहाँ पे बात करें, इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है, ठीक है। ये सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिटीजन्स को अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल है। आई विल टेक अनदर सेशन ऑन दैट ऑल्सो। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 20 का यहाँ पे क्या कहना है कि किसी भी कन्विक्ट को हम पकड़ते हैं किसी भी ऑफेंस के लिए, उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगर उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। उन्होंने नहीं किया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ठीक है, राइट। यहाँ पे डबल जियोपार्डी इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, अगर किसी ने कुछ एक गुनाह किया है तो उसके लिए उसको एक बार ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसके लिए उसको डबल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, राइट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। दिस आर्टिकल 21 एंड 21A, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आई एम देयर टू सॉल्व योर कन्फ्यूजन। इसको हम साथ साथ देख के सॉर्ट आउट करते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इमरजेंसी जब लगती है ना, देखो इमरजेंसी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इंडिया में जब भी इमरजेंसी लगती है तो फंडामेंटल राइट्स थोड़े टाइम के लिए खारिज हो जाते हैं। जब तक इमरजेंसी हटती नहीं है ना, तब तक फंडामेंटल राइट्स हट जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 21 कभी नहीं हटता, ठीक है। आर्टिकल 21 कभी नहीं हटता क्योंकि इट इज़ अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ज्यूरिस्प्रूडेंस, नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ, ठीक है, राइट। आर्टिकल 21A क्या है, ये टोटल कंप्लीट अलग है, ठीक है। दिस इज़ राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। हर एक बच्चे को राइट होना चाहिए कि वो 6 से 14 साल तक अपनी पढ़ाई कर सके, ठीक है। ये पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट का बेसिक मतलब क्या होता है आपको पता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, तो उसको हम अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है। ये 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया था, उसके अंतर्गत आर्टिकल 21A को फिट किया गया है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल राइट है 21A, हमने अभी पढ़ा। ये एक DPSPP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अलग कॉन्सेप्ट है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। इस पे बीच में प्लीज़ कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, राइट। फिर आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 23 डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। मतलब
आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, आप फोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये जो बेगर्स होते हैं, ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम है, ये सबका खारिज करता है क्या, आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शॉल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री। मतलब 14 साल से कम बच्चों को अलाउड ही नहीं है वो किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में काम करे। क्यों? क्योंकि 14 साल तक तो उनको पढ़ाई करनी है ना। अभी अभी हमने पढ़ा कि एलिमेंट्री एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स, वो काम नहीं करेंगे 14 साल से नीचे। ये आता है आर्टिकल 24, ठीक है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। आर्टिकल 25 क्या कहता है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन। मतलब आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आपको टोटल राइट है कि आप उस पर पूरा फेथ रखो, पूरा बिलीफ रखो और उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, उसको पूरा प्रैक्टिस करो। wearing and carrying of kirpan is to be included in the profession of Sikh religion। किसी और को आर्म्स लेना अलाउड नहीं है, बट सिख जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको टोटली अलाउड होता है कि वो किरपान को कैरी कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज दिस इज़ इनटू देयर रिलीजन। वो अपने रिलीजन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आर्टिकल 26 क्या कहता है, प्रोटेक्ट्स कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन यहीं से आते हैं। राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। जैसे हिंदू होते हैं वो अपना टेम्पल खोलते हैं, है ना, मुस्लिम्स होते हैं वो दरगाह खोलते हैं, मस्जिद खोलते हैं, उनको पूरा राइट है कि वो अपने इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर पाए, ठीक है। अवेलेबल टू ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट टू द एलियंस। मतलब ये जो आर्टिकल 26 है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है, कोई फॉरेनर्स आके यहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड नो सिटीजन वुड बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू पे एनी टैक्सेस। मतलब अगर हमने कोई टेम्पल खोला है तो स्टेट का क्या मतलब है, हमने आर्टिकल 12 में पढ़ा था स्टेट की डेफिनेशन। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी हो सकता है। गवर्नमेंट हमें फोर्स नहीं कर सकती कि आप उसके लिए टैक्सेस भरो, उसके प्रमोशन या मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। तो दिस इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 में क्या इंपॉर्टेंट है, नो टैक्सेस फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस। अभी अभी हमने पढ़ा, अगर मैं कोई इंस्टीट्यूशन चला रही हूँ रिलीजियस पर्पज से तो मैं उसके लिए कोई टैक्स पे नहीं करूँगी। ये राइट मेरा सिक्योर्ड है आर्टिकल 27 के अंडर, ठीक है। आर्टिकल 28 की बात करें, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शॉल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ठीक है। कि किसी भी बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो अपनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, ठीक है। इफ़ आई डोंट वांट टू प्रे और इफ़ आई डोंट फील लाइक प्रेइंग एट दैट टाइम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, तो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शॉल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ठीक है, राइट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 29 आता है इसमें क्या कहता है, राइट टू कंजर्व डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। मेरी जो लैंग्वेज है, मेरा जो कल्चर है, उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। आर्टिकल 29 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। देखो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में क्या क्या आ जाते हैं, जिविश पीपल आ जाते हैं, मुस्लिम्स आ जाते हैं, है ना, और कुछ लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। कुछ लैंग्वेज बहुत कम लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं, बट इनका प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, और ये प्रोटेक्ट कौन करता है, आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 की बात करें तो इसमें आता है राइट टू माइनॉरिटीज़ वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। ये माइनॉरिटीज़ हैं वो भी अपना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 31 क्या कहता है, एक्ट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एज फंडामेंटल राइट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट में ये कैंसिल हो गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है राइट टू प्रॉपर्टी अब, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, नो अब नहीं है, ठीक है, ओके।
आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 कहता है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 32 कैन एम्पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स। देखो इसको, ये आर्टिकल 32 है ना, आप कुछ ना पढ़ो ना तो आर्टिकल 32 तो पढ़ना ही है। क्यों? आर्टिकल 32 ऐसे रिट्स बाहर निकालती है, सुप्रीम कोर्ट्स रिट्स निकालती है। देखो रिट्स इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम अलग सीरीज़ में कवर अप करेंगे, ठीक है। अभी हमारा एम क्या है? ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते जाए जिससे हमारा एटलीस्ट सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। ओके, रिट्स क्या होते हैं? रिट्स आर बेसिकली एक लॉज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। Writs by Supreme Court and writs by High Court can issue writs only for enforcement of fundamental rights. Supreme Court writs तभी बाहर निकाल सकती है जब fundamental rights का कोई violation हुआ हो, लेकिन जो High Court जो होती है they can issue writs for enforcement of fundamental rights plus any other purpose. वो आर्टिकल 226 में कवर होता है, वो 32 में नहीं होता, ठीक है। हाई कोर्ट आर्टिकल 32 में नहीं आता है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या है? कैन इशू रिट्स अगेंस्ट अ पर्सन और गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन जो हाई कोर्ट की जो रिट होते हैं वो अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं जाते हैं। जैसे तेलंगाना हाई कोर्ट ने कोई रिट इशू किया है तो वो तेलंगाना में ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जबकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगी वो किसी भी पर्सन पे हो सकती है, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में हो सकती है थ्रू आउट इंडिया। फिर दे कैन नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स रिट्स जुरिस्डिक्शन। लेकिन जो हाई कोर्ट होती हैं दे मे रिफ्यूज़ टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन। इनका कंपलसरी होता है, इनका रिफ्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। रिट्स कौन कौन से होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको मैं नेक्स्ट सीरीज़ में कवर अप करूँगी, ठीक है। तो दिस इज़ इट गाइस, ये फंडामेंटल राइट्स थे, इसको बहुत आराम से पढ़ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज़ एनालाइज कर लेना जो आपको डिफेंस मेनिया ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।